वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। कमलदीप छोड़ने के बाद भी देर नहीं हुई थी और समूह फिर से सड़क पर टहलने लगा। शायद कुछ बातचीत के बाद श्वेतकेतु आकाश से परिचित हो गया था और अब औपचारिक नहीं था, वह बहुत बातें कर रहा था। आकाश, वे साधक क्या कर रहे हैं? श्वेतकेतु ने एक मंच की ओर इशारा करते हुए उत्सुकता से पूछा। आकाश ने उसकी नजर का पीछा किया और देखा कि एक साधारण मंच पर दानव शिकारी के कपड़े पहने हुए कुछ साधक एक राक्षस पशु से लड़ रहे थे जो एक बैल जैसा दिखता था। राक्षस पशु का सिर तांबे जैसा और खाल रेशमी थी, उसके बाल चमकदार और जीवंत थे, लेकिन वास्तव में यह भी एक साधक था जिसने जानवर की खाल पहन रखी थी। अरे, यह एक शिकार का नाटक है। शिकार, राक्षसों का शिकार। श्वेतकेतु तुरंत रुचि लेने लगा। सिद्धेश्वर पीठ नगर में अधिकांश साधक राक्षसों के शिकार से जीविका कमाते हैं। उन्हें अक्सर राक्षसों के साथ मौत तक लड़ना पड़ता है, इसलिए उत्सवों पर ये शिकारी नाटक करते हैं ताकि माहौल जीवंत हो जाए, और यह शिकारियों की एक परंपरा भी है। जैसे ही वह बोल रही थी, मंच पर शिकार का नाटक एक रोमांचक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। कुछ दानव शिकारियों ने, जिनमें से प्रत्येक के पास एक तलवार थी, जोर से चिल्लाया और तलवारें अचानक लपटों में लिपटी। दूसरे ने घूंसे से वार किया, जिससे हवा सरसराहट की आवाज आए, और एक अन्य दूर खड़ा था, हाथों से मुद्राएं बना रहा था, जिसके सामने कई अग्निगोल दिखाई दिए, और जल्द ही राक्षस पशु के साथ लड़ाई में उलझ गए। आध्यात्मिक शक्ति बह रही थी और हर जगह रोशनी घूम रही थी। वाह, तेज अग्नि चक्र, हवा चक्र, अग्निगोल तकनीक। उनके बगल में एक बच्चा उत्साह से चिल्लाया, जोर जोर से ताली बजाते हुए। श्वेतकेतु भी कम उत्साहित नहीं था, उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। आकाश ने पूछे बिना न रह सका, तुम पहले से ही प्राण शुद्धि क्षेत्र के अंतिम चरण में हो, है ना? तुमने अब तक कुछ ताओवादी कौशल सीख लिए होंगे। वह इतना अनुभवहीन क्यों लग रहा था? श्वेतकेतु ने आकाश को एक नजर डाली। मैं स्वाभाविक रूप से ताओवादी कौशल का उपयोग करना जानता हूँ, बस मेरी माँ मुझे अनुमति नहीं देती। वह कहती है कि प्राण शुद्धि क्षेत्र में एक साधक के लिए उचित नींव डालना महत्वपूर्ण है। कुछ घटिया ताओवादी कौशल सीखना और झगड़ों में उलझना असामाजिक लोगों का व्यवहार है। अगर कोई घायल हो जाता है और नींव को नुकसान पहुंचता है, तो यह भविष्य की साधना को बिगाड़ सकता है। ओह, आकाश ने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। कुलीन परिवारों के लिए प्राण शुद्धि क्षेत्र केवल नींव डालने के लिए था। उन्हें बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। यहां तक कि अगर उन्होंने ताओवादी कौशल सीख भी लिए, तो भी उन्हें उनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। साधारण मुक्त साधकों के लिए, जो अपना पूरा जीवन प्राण शुद्धि क्षेत्र में बिता सकते हैं, राक्षसों के साथ मौत तक लड़ने के लिए, चाकू की धार से खून चाटते हुए, अस्तित्व के लिए प्रयास करते हुए, प्राण शुद्धि क्षेत्र के दौरान विभिन्न ताओवादी कौशल सीखना आवश्यक था। काश निचले स्तर के मुक्त साधकों को इतना कठिन जीवन नहीं जीना पड़ता। आकाश ने मिली जुली भावनाओं के साथ आह भरी। शिकार के नाटक के अलावा कुछ नए ताओवादी कौशल की बाजीगरी, आकर्षक छाया नाटक, टूटे आध्यात्मिक पत्थरों को खिलाए जाने पर दौड़ने वाले लकड़ी के कुत्ते, और सुगंधित स्नैक्स की विविधता थी। समूह के एक चक्कर लगाने के बाद श्वेतकेतु उत्साहित था और ज्यादा देखना चाहता था, जबकि श्वेता का छोटा चेहरा भी शर्माहट से लाल था, आकाश की रोशनी से भी ज्यादा उज्ज्वल। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, उनका मन नहीं भरा था, लेकिन उन्हें बिछुड़कर घर जाना पड़ा। इस बार के लिए धन्यवाद, हमें सिद्धेश्वर पीठ नगर के रीति रिवाजों को दिखाने के लिए। काकी अनुराधा ने आकाश को धन्यवाद दिया और फिर कहीं से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और आकाश को सौंप दिया। यह कुछ मिठाई है जो मैंने रास्ते में उठाई, इसे धन्यवाद के प्रतीक के रूप में ले लो। इसमें ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर खर्च नहीं हुए, इसलिए तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। आकाश ने अब मना नहीं किया और सौम्यता से स्वीकार किया, खुशी से कहा, धन्यवाद काकी अनुराधा। काकी अनुराधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर श्वेतकेतु ने आकाश से कहा, अगर तुम्हें कभी कश्यप राज्य आने का समय मिले, तो मैं तुम्हें स्वर्ग की पूजा के लिए आयोजित भव्य समारोह दिखाऊंगा। हालांकि यह यहाँ जितना जीवंत नहीं है, पैमाना बहुत बड़ा है, जिसमें सभी प्रकार के विदेशी आध्यात्मिक पशु और उड़ने वाली नावें और रथ होते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि यह तुम्हारे लिए आंखें खोलने वाला होगा। हम आकाश इसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, यह जानने के लिए उत्सुक था कि कश्यप राज्य के प्राचीन कुलीन परिवार और पीठ किस तरह की भव्यता रखते हैं। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह अपने जीवन काल में कभी वहां जा पाएगा या नहीं। विशाल ताओ साधना संसार असीम रूप से फैला हुआ है, और अकेले लक्ष्य राज्य में अनगिनत अमर शहर है। सिद्धेश्वर पीठ नगर कई मामूली छोटे अमर शहरों में से एक है, और आकाश की साधना के साथ सिद्धेश्वर पीठ नगर को भी छोड़ना मुश्किल होगा। कश्यप राज्य जाना तो दूर की बात है। श्वेतकेतु और श्वेता को विदा करने के बाद आकाश ने दारा और अन्य दो बच्चों को ढूंढा। तीनों बच्चों ने भी खूब आनंद लिया था।
आकाश को देखते ही उन्होंने विभिन्न छोटे खिलौनों और एक सफेद छोटे बाघ की चीनी की गुड़िया सहित अजीब और उत्सुक चीजों का एक गुच्छा उसकी बाहों में भर दिया। तुम्हें चीनी की गुड़िया जल्दी खानी चाहिए, वरना यह पिघल जाएगी, छोटू ने आकाश को याद दिलाया और फिर उत्साहित होकर छोटे खिलौनों का परिचय देने लगा, आकाश को समझाते हुए कि उन्हें कैसे खेलना है। वे चीजें बहुत महंगी नहीं थी, अधिकांश की कीमत टूटे आध्यात्मिक पत्थरों के एक अंश के बराबर थी, लेकिन उनकी नवीनता और सरलता ही उन्हें खास बनाती थी। कुछ आकाश ने सचमुच पहले कभी नहीं देखी थी। आकाश ने काकी अनुराधा द्वारा दिए गए पेस्ट्री को अपने तीनों छोटे दोस्तों के साथ साझा किया, फिर चीनी की गुड़िया चाटते हुए अपने हाथ में खिलौनों का अध्ययन किया। जैसे ही दारा और अन्य बच्चे पेस्ट्री खा रहे थे, वे आकाश के साथ घर चल दिए। बीच रास्ते में छोटू ने अचानक पूछा, आकाश, क्या तुम हमेशा कश्यप परिवार के छोटे मालिक और छोटी मालकिन के साथ रहने वाले हो? क्या हुआ? छोटू ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। आकाश ने सोचा कि उन्हें श्वेता और श्वेत केतु से कोई शिकायत है, लेकिन एक पल बाद छोटू झिझका और कहा, वह कश्यप परिवार की छोटी लड़की, वह बहुत सुंदर है। आकाश रुका, क्या सुंदर होना अच्छी बात नहीं है? छोटू ने कहा, बहुत सुंदर लड़कियों के साथ तुम खेल नहीं सकते। दारा और शुभ्रा ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। क्यों नहीं? शुभ्रा ने गंभीरता से कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया कि सुंदर लड़कियां पुरुषों को मूर्ख बनाती हैं, और लड़की जितनी सुंदर होती है, पुरुष उतना ही मूर्ख होता जाता है। ठीक है, मेरे पिताजी ने एक सुंदर महिला को देखा, उसके कारण घर से भाग गए, अपना सारा पैसा गंवा बैठे और यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा दी। यह सही है। मैंने यह भी सुना है कि अच्छी आध्यात्मिक जड़ों वाले कई साधकों ने सुंदर पत्नियों से शादी करने के कारण अपनी साधना को बर्बाद कर दिया है और अंत में कुछ भी हासिल नहीं किया। हाँ, मैंने उस लड़की को केवल एक बार देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, मेरा दिमाग खाली हो गया। अगर मैंने कुछ और बार देखा तो कौन जानता है, मैं पागल हो सकता था। बहुत डरावना, वास्तव में बहुत डरावना। शुभ्रा ने आकाश के कंधे पर थपथपाया, आकाश, तुम हम सब में सबसे चतुर हो और तुम भविष्य में एक चक्र गुरु भी बन सकते हो। अगर तुम पागल हो गए तो यह परेशानी होगी। दारा और छोटू ने चिंता के साथ आकाश की ओर देखा। आकाश हंसी और आंसुओं के बीच फंसा था, लेकिन आखिरकार उसने इस पर विचार किया और महसूस किया। उनकी बात में दम था, इसलिए उसने कहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब सज्जन से चक्र सीख रहे हैं, हर समय एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तब तो हम बर्बाद हो गए। तीनों बच्चों के चेहरे गंभीर हो गए। आकाश मुस्कुराया और कहा, चक्र बनाने से बुद्धि बढ़नी चाहिए, इसलिए अगर मैं और चक्र बनाता हूं तो मैं बहुत मूर्ख नहीं बनूंगा। क्या चक्र बनाने से सच में बुद्धि बढ़ती है? छोटू ने पूछा। बेशक, शुभ्रा ने कहा, आकाश के चक्र चित्र इतने अच्छे हैं, इसीलिए वो हम सबसे चतुर है ना? आकाश ने कहा, क्या तुम लोग चक्र सीखना चाहोगे? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तीनों बच्चों में अच्छे शरीर शुद्धि की प्रतिभा थी, लेकिन चक्र बनाने में कोई भी स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली नहीं था, उन्हें घने चक्र पैटर्न सिरदर्द देते थे। छोटू लंबे समय तक झिझका, लेकिन आखिरकार उसने मन बना लिया और घोषित किया, रहने दो, अगर चक्र बनाना ही चतुर बनने का एकमात्र तरीका है तो मैं जीवन भर मूर्ख रहना पसंद करूंगा। कमल उत्सव के बाद आकाश ने श्रीमान जुबिन से चक्रों के बारे में सीखना जारी रखा और श्वेत केतु और श्वेता भी शामिल हो गए। हालांकि वे तीनों शिष्य थे, वे अलग अलग चीजें सीख रहे थे। आकाश मुख्य रूप से चक्रों का अध्ययन कर रहा था और केवल चक्रों का ही अध्ययन कर सकता था। दूसरी ओर श्वेत केतु और श्वेता साधना, चक्रों, रसायन विद्या, चिन्हों और शिल्प सहित सब कुछ सीख रहे थे। जो प्रश्न वे हर दिन श्रीमान जुबिन से पूछते थे, वे भी बहुत व्यापक थे, चक्रों की समस्याओं से लेकर साधना के सभी पहलुओं तक। इन प्रश्नों में आकाश केवल चक्रों से संबंधित प्रश्नों को ही समझ सकता था, बाकी के लिए वह बड़े पैमाने पर अज्ञानी था। एक मुक्त साधक की नींव स्वाभाविक रूप से कमजोर होती थी। वह चक्रों का अध्ययन कर पा रहा था क्योंकि वह असाधारण दिव्य चेतना के साथ 2 जीवन जी चुका था और उसके दिमाग में एक ताओवादी स्तंभ था, जिसने उसे आध्यात्मिक पत्थरों को खर्च किए बिना चक्रों का अभ्यास करने की अनुमति दी। जहां तक ताओ साधना के अन्य विभिन्न पहलुओं की बात है, वह सीखना चाहेगा, लेकिन शुरू करने का कोई रास्ता ही नहीं था। हालांकि आकाश इन प्रश्नों को नहीं समझा, उसने उन्हें चुपचाप अपने दिल में नोट कर लिया। भले ही वह उन्हें इस समय नहीं समझा, इसने उसे कुछ छाप दे दी और बाद में उनका सामना होने पर उसे पूरी तरह से भ्रमित होने से रोका। ताओ साधना संसार अशांत और रहस्यमय है, कौन जानता है कि भविष्य में उसे किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा जानना हमेशा बेहतर होता है। आकाश ने श्वेत केतु और श्वेता से बहुत कुछ सीखा और उसे यह मानना पड़ा कि प्रतिभा और समझ के मामले में वे उससे कहीं ज्यादा ऊंचे थे। चाहे वह उनकी साधना की नींव हो या उनके चक्र कौशल का स्तर, साथ ही कई अन्य पहलू, आकाश बहुत पीछे था। तथाकथित स्वर्ग के चुने हुए बच्चे कुलीन परिवारों के ऐसे ही होने चाहिए।
आकाश ने श्वेता की बहुत प्रशंसा की। श्वेत केतु के प्रति प्रशंसा के साथ साथ थोड़ी सी अवमानना भी थी। तीनों पहले एक दूसरे से ज्यादा परिचित नहीं थे और उनकी बातचीत में कुछ संकोच था। लेकिन जब से वे कमल उत्सव के दौरान एक साथ खरीदारी करने गए थे, श्वेत केतु और आकाश के बीच संबंध अधिक अनौपचारिक हो गया था। श्वेत केतु खाली समय में आकाश से बातचीत करने के लिए आता था और कभी कभी बहस भी करता था। अजनबियों के सामने श्वेत केतु असाधारण प्रतिभा, सुंदर रूप और शांत व्यवहार वाला एक साधक था, एक कुलीन परिवार का गर्व। एक बार परिचित होने पर श्वेत केतु एक प्रतिस्पर्धी बच्चे जैसा था, थोड़ा बातूनी। हालांकि वह अपने दैनिक प्रशिक्षण और अध्ययन में मेहनती था, लेकिन वह खाली समय मिलते ही आकाश से बातचीत करना पसंद करता था। आकाश, हम वह शिकार का नाटक फिर कब देख सकते हैं? उत्सवों के दौरान। आकाश, जब तुम्हारा शिकारी राक्षसों का शिकार करता है तो वे आमतौर पर कौन सा ताओवादी कौशल इस्तेमाल करते हैं? जो भी उपलब्ध हो इस्तेमाल करते हैं। आकाश, जब तुम राक्षसों का शिकार करते हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ? मैं अभी तक शिकारी नहीं हूं, मैं राक्षसों का शिकार नहीं करता। आकाश। कभी कभी आकाश 1 या 2 बार जवाब देता था। अन्य समय में जब श्वेत केतु बहुत ज्यादा सवाल पूछता था तो आकाश उससे बात करने की परवाह नहीं करता था। यह देखकर कि आकाश उसे अनदेखा कर रहा था, श्वेत केतु ने चुपके से आकाश द्वारा पढ़ी जा रही चक्र पुस्तकों को देखा। जब वे पहले एक दूसरे से परिचित नहीं थे तो श्वेत केतु बहुत संकोची था, लेकिन अब यह अलग था। 6 सद्भाव चक्र धुरी पर चर्चा। बुरा नहीं, तुम काफी तेजी से सीख रहे हो। क्या तुम चक्रधुरी का अर्थ नहीं समझते? आकाश वास्तव में नहीं समझा और ईमानदारी से सिर हिलाया। श्वेत केतु ने गर्व से कहा, क्या तुम जानना चाहते हो? आकाश ने चुपचाप उसे देखा, वास्तव में जानना चाहता था, लेकिन श्वेत केतु के अहंकारी भाव से थोड़ा घृणा भी थी। अगले महीने की 7 तारीख को एक शिकार का नाटक होगा, आकाश ने धीरे से कहा। श्वेत केतु प्रसन्न लग रहा था। लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा, आकाश ने जोड़ा। श्वेत केतु एक पल के लिए गला घोट गया। तो मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि चक्रधुरी का क्या मतलब है? मैं सज्जन से पूछ सकता हूँ। श्वेत केतु के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। एक आंतरिक संघर्ष के बाद उसने समझौता किया, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि चक्रधुरी का क्या मतलब है, और बदले में तुम मुझे शिकार का नाटक देखने ले जाओगे। जरूरत नहीं, मैं बस श्रीमान जुबिन से पूछूंगा। आकाश ने मना कर दिया। श्वेत केतु चिंता में सिर खुजलाते हुए कहा, श्रीमान जुबिन बहुत व्यस्त है, ऐसे मामूली सवाल के लिए उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उनके स्पष्टीकरण गहन होते हैं, तुम शायद नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुमने अभी अभी सीखना शुरू किया है। हालांकि आकाश को अभी अभी सीखना शुरू किया है शब्दों से कुछ असंतोष था। श्वेत केतु ने जो कहा वह वास्तव में सच था। श्रीमान जुबिन की चक्रों की समझ गहन है, जो उनके लिए सरल है। उसे आकाश, जिसने इस विषय को कभी नहीं छुआ था, को समझने में लंबा समय लग सकता है। आकाश अनिच्छा से सहमत हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं, लेकिन अगर तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाए तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। श्वेत केतु रोमांचित था और जल्दी से जवाब दिया, चिंता मत करो, श्वेता के अलावा मेरे परिवार में किसी ने भी मुझसे बेहतर चक्रों का अध्ययन नहीं किया है। फिर श्वेत केतु उत्सुकता से समझाना शुरू किया। चक्रधुरी एक चक्र का तंत्रिका केंद्र है, जिसका उपयोग चक्र पैटर्न को जोड़ने, आध्यात्मिक शक्ति का संचालन करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसकी तुलना एक साधक से करें तो चक्र नेत्र प्राण सागर की तरह है, चक्रधुरी नाड़ियों की तरह है, चक्र पैटर्न वाहिकाओं के नेटवर्क की तरह है, और चक्र माध्यम उस मास की तरह है जो इन चैनलों को वहन करता है। एक साधक की आध्यात्मिक शक्ति प्राण सागर से आती है, मुख्य नाड़ियों से यात्रा करती है, वाहिकाओं को भरती है और ताओवादी कौशल में क्रिस्टलीकृत होती है, जबकि एक चक्र में आध्यात्मिक शक्ति चक्र नेत्र से निकलती है, चक्र धुरी से गुजरती है, चक्र पैटर्न को उत्तेजित करती है और इस तरह एक चक्र प्रभाव पैदा करता है। श्वेत केतु के समाप्त होने के बाद आकाश समझा और श्वेत केतु को देखे बिना न रह सका। पर्याप्त समझ के बिना चीजों को इतने आसान तरीके से समझाना असंभव होगा, जिससे पता चलता है कि श्वेत केतु का चक्रों का मूल ज्ञान वास्तव में बहुत ठोस था, भले ही वह कभी कभी थोड़ा ज्यादा बातूनी होता हो। आकाश ने पूछे बिना न रह सका, क्या तुम हमेशा दूसरों से ऐसे ही बात करते हो? किससे बात करते हो? एक पल के लिए सोचकर आकाश ने कहा, हम तुम्हारे परिवार के शिष्य। श्वेत केतु ने घृणा से देखते हुए कहा, मैं उनकी परवाह नहीं करता। उत्सुक होकर आकाश ने पूछा, क्यों? मुझे वह तरीका पसंद नहीं है जिससे वे मेरी ओर देखते हैं। श्वेत केतु का भाव शांत हो गया। या तो यह खुशामद भरा है, ईर्ष्यालु, तिरस्कारपूर्ण या उदासीन। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनकी परवाह नहीं करता। आकाश हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि श्वेत केतु, जो कुछ रूखा लग रहा था, इतना संवेदनशील होगा।
यह कहने के बाद श्वेतकेतु जल्दी से अपने सामान्य व्यवहार पर लौट आया। मैंने तुम्हारे लिए चक्रधुरी का अर्थ स्पष्ट कर दिया है, अब तुम्हें मुझे 7 तारीख को शिकार का नाटक देखने ले जाना होगा। ठीक है, आकाश ने लाचारी से कहा और फिर जोड़ा, मैं अब चक्रों का अभ्यास करने जा रहा हूं, अगले 2 घंटे तक मुझसे बात मत करना। जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। श्वेतकेतु ने उसे हाथ से इशारा किया। तब आकाश ने त्रिशक्ति चक्र निकाला और बनाना शुरू कर दिया। यह वह चक्र था जिसे श्रीमान जुबिन ने पहले आकाश को बनाने का काम सौंपा था। कई दिनों के अभ्यास के बाद आकाश मुश्किल से इसे संभाल पाया, लेकिन वह गलतियों के लिए प्रवण था और उसकी तकनीक अभी तक कुशल नहीं थी। श्वेता सुंदरता से अपनी किताब पढ़ रही थी, जबकि आकाश चक्र बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और बांस का मंडप एक पल में शांत हो गया। थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद श्वेतकेतु ने श्वेता को देखा, फिर आकाश को देखा, कुछ देर और ध्यान करने के लिए अपनी शालीनता बनाए रखी, लेकिन आखिरकार खुद को रोक नहीं सका और चुपके से आकाश के चक्र बनाने की ओर झांका। जैसे ही उसने देखा, श्वेतकेतु का भाव गंभीर हो गया और कई बार ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन अंत में उसने खुद को संयमित किया। उसने साधना में भी रुचि खो दी, आकाश के ब्रश के नीचे के चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर दिया, पलक भी नहीं झपकाए। श्वेता, जो मूल रूप से पढ़ रही थी, ने श्वेतकेतु के अजीब व्यवहार को देखा और धीरे से उसकी आस्तीन खींची, उसे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन श्वेतकेतु अनजान था। श्वेता के भाव में थोड़ी नाराजगी दिखाई दी और श्वेतकेतु की नजर का पीछा करते हुए उसने भी उस चक्र को देखा जिसे आकाश बना रहा था, और अचानक वह भी अपनी नजर हटा नहीं पाए। आकाश अपने काम में गहराई से डूबा हुआ, गौर नहीं किया और खुद ही चक्र बनाना जारी रखा। जब उसने त्रिशक्ति चक्र समाप्त किया और आखिरकार ऊपर देखा, तो उसने श्वेतकेतु की चौड़ी आंखें देखी। सिर घुमाकर उसने श्वेता की आंखें देखी, जो शरद ऋतु के पानी की तरह जीवंत थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग को इसी शैली और प्लॉट में प्रस्तुत करूं?